Okay, so pay attention class. Now, we started off with short-term investments yesterday or marketable securities. ठीक है? Short-term investment या marketable security. And how did we define that? किसी को definition याद है कि हमने क्या कहा था marketable securities कौन सी चीजें? G class. Marketable securities. What are marketable securities? What did we say yesterday? Do you remember? That mature in No. That was cash equivalent. Yes. Okay? Marketable securities are actually either, if it's a debt instrument, it will be a bond. Okay? If it's an equity instrument, it will be a stock or a share. Okay? And they are readily marketable, which means they have a market. जहाँ पे ये बिकते हैं, buying and selling in queue, बड़े आराम से. ठीक? They are almost as liquid as cash, and they are current assets. ठीक है? ये बातें हम लोगों ने marketable security. फिर हमने क्या कहा? फिर हमने कहा it will actually depend on your intention of holding the marketable security. कि आप कितने अरसे के लिए उसको होल्ड करें, और वो डिसाइड करेगा कि उसकी ट्रीटमेंट आपने क्या करनी. So there were three options available for sale, which means it can be you are holding it, but 6 महीने 1 साल ज्यादा नहीं, आप बेच देंगे लेकिन कम से कम 6 महीने तक आप कह रहे हैं मैं इसको होल्ड करूं. ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, ट्रेडिंग के लिए आपने खरीदी है, but it is for trading, which means you will be selling it immediately as quickly as possible when you get a good offer. So that means within hours or within days at the most. बस ज्यादा नहीं. जो अच्छी ऑफर आएगी, 1 रुपए भी ज्यादा होगा उसकी प्राइस, आप कहेंगे यार अच्छा चांस है, बेच दो, पैसे कमा. ठीक है? Because this is what you are doing, trading. Okay. Then we said held to maturity, यानी वो मैंने खरीद ली है और मेरा प्रोग्राम है कि इसको मैं रखूंगा जब तक ये मैच्योर नहीं होगा. तो बॉन्ड्स आपने कहा 5 साल के भी होते हैं, 10 साल के भी होते हैं, 20 साल के भी होते हैं. ठीक है? 2 साल के भी हो सकते हैं. लेकिन जो भी है whatever, it is a long term investment. इसमें आपका दिमाग में है कि इसको मैं ज्यादा टाइम के लिए रखूं. ओके, ये भी हो गया. अब इसमें डेट सिक्योरिटीज, इसमें इक्विटी नहीं. अब अगर ये केस है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगा? हमने कहा था कि एट द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, if the current market value of these securities, either debt or equity, changes, then you need to make an adjustment to your accounts and you need to show it in your balance sheet. उसको बैलेंस शीट में बताना है कि आज के दिन इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई या कम हो गई. आपने खरीदी 2 हफ्ते पहले कोई सिक्योरिटी, कोई शेयर, कोई बॉन्ड, और उसकी वैल्यू कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है. आपने लिया 100 रुपीस का, कभी वो 102 पे चला जाता है, कभी 105 पे, कभी 95 पे, 98 पे. So at the date of the balance sheet, when you are making the balance sheet, you will look at its current market value कि क्या है, और उसके मुताबिक आपको एडजस्टिंग एंट्री करनी पड़ेगी. ठीक है? एडजस्टिंग एंट्री करनी पड़ेगी, और फिर आपको वो जो अनरियलाइज्ड, इसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन, अगर ज्यादा हो गई कीमत और अगर कम हो गई करंट मार्केट वैल्यू, then it is called as unrealized holding loss. So if it is unrealized holding gain or unrealized holding loss, for these two situations, available for sale and held to maturity, आपने इसका unrealized holding gain या loss को शो करना है in the balance sheet, और किस जगह पर बैलेंस शीट में? In the equity section. ठीक है? और फिर मैंने कल आपको बताया था कि इक्विटी सेक्शन अगर आप अमेरिकन स्टाइल कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आखिर में, और अगर पाकिस्तानी स्टाइल है या ब्रिटिश है सबसे ऊपर, द फर्स्ट थिंग. ठीक? ओके. ट्रेडिंग सिक्योरिटी, इसकी ट्रीटमेंट अलग है, लेकिन ट्रेडिंग सिक्योरिटी का मेरा नहीं ख्याल कि आपसे पूछा जाएगा. यू शुड नो इट. I might ask you in the exam, but in your book I don't think you have any question for trading securities. नहीं है मेरे ख्याल में. ओके. सो अगर ट्रेडिंग सिक्योरिटी आ गया तो इसमें जो भी अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन या लॉस है वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा. और किस जगह पर जाएगा? अदर एक्सपेंस या अदर रेवेन्यू. ठीक है? आप नॉर्मल एक्सपेंस, नॉर्मल रेवेन्यू इसको नहीं शो करना, क्योंकि नॉर्मल रेवेन्यू वो है व्हिच इज फ्रॉम योर डेली ऑपरेशन. अब मेरा डेली ऑपरेशन है मार्कर बनाना, लेकिन मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे थे जो मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए शेयर्स के अंदर. तो इसका मतलब ये है कि अगर वो मैंने शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किए और मैं उससे पैसे कमाना चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी बेचना चाह रहा हूँ ट्रेडिंग सिक्योरिटी, तो उससे जो इनकम आती है मुझे, वो इज नॉट माय नॉर्मल रेवेन्यू और इनकम,
दैट इज माय अदर रेवेन्यू, यानी किसी और सोर्स से, मेरे नॉर्मल सोर्स से नहीं, ठीक है। और अगर उसमें मुझे कोई लॉस हो जाता है तो वो मेरा बिजनेस का एज सच ऑपरेशंस का लॉस नहीं है, अदर एक्सपेंस है, इस वजह से मैं उसको अदर शो करता हूं। ये बात भी क्लियर हो गई। आफ्टर दिस वी डिड सम अकाउंट जर्नल एंट्रीज, हमने इसके बाद कुछ जर्नल एंट्रीज की एंड फॉर दैट वी मूव्ड ऑन टू द बुक। और हमने कहा कि जब कभी हम इन सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं तो हम परचेज की एंट्री करेंगे, ठीक। सो दैट वुड बी परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और जितने का आपने परचेज किया उस अमाउंट से आपको परचेज करना पड़ेगा, उस अमाउंट से आपने कैश दी होगी ना किसी को, ठीक है। अब आपने कैश उसको दिया होगा तो जो आपने कैश दिया होगा वो आपने लिखना होगा और आपने उस एसेट को रिकॉर्ड करना होगा, ठीक। ओके, सो परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज over here in this question you purchased 4000 shares of Coca-Cola, 4000 शेयर्स आपने खरीदे कोका-कोला के, और कितने के खरीदे? आपने खरीदे किस प्राइस के ऊपर? आपने खरीदे 48.98 के ऊपर। इसको थोड़ा सा ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरीके से नजर आ सके, ठीक। प्लस good enough? Yes. ठीक है, now this is good enough. Okay, so let's say this is the case. Assume that Foster Corporation purchases as a short-term investment 4,000 shares of the Coca-Cola company. आपने 4,000 शेयर्स खरीदे, ठीक है, 4,000 शेयर्स खरीदे। अगर आपने शेयर्स खरीदे तो आपने पैसे दिए होंगे ना। तो अगर आपने पैसे दिए तो कैश आपका चला गया, कैश गया, ठीक। तो जब कैश जाएगा, so cash is credited, कैश एसेट है, कम हो गया तो क्रेडिट हो जाएगा, ओके। कितने से, कितने अमाउंट से? The Coca-Cola company on December 1st, Foster paid 48.98 per share, 48.98 per share। अब आपने खरीदे 4,000 शेयर और आपने पैसे दिए इसके 48.98, ठीक, ये भी क्लियर हो गया। लेकिन आप जब स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि किस तरीके से ट्रेडिंग होती है? यस। आपका कोई ब्रोकर होता है जिसके थ्रू आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ठीक है। तो जो आपका ब्रोकर होता है ही चार्जेस यू कमीशन, ठीक है, वो आपसे कमीशन चार्ज करेगा। तो अगर वो आपसे कमीशन चार्ज करेगा तो वो भी तो आपके पैसे हैं ना, वो भी तो लगेंगे। तो आप जरा सोचें कि अगर एक चीज मैं खरीदता हूँ 100 रुपए की, ठीक, लेकिन उसके ऊपर मैं 10 रुपए किसी को कमीशन देता हूँ, तो वो क्या होनी चाहिए? उस कमीशन के साथ क्या करना चाहिए? किस चीज? एक्सपेंस है, मतलब अपने एसेट्स, other I am paying someone a commission when I am buying something. So it's an other expense. Operational spending, other expense. जी, any other idea? गैप प्रिंसिपल्स भूल गए? क्या प्रिंसिपल पढ़े थे कोई? हिस्टोरिकल कॉस्ट का? हिस्टोरिकल कॉस्ट का प्रिंसिपल पढ़ा था? नो सर। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। पहली बार सुन हम तो इसलिए तो चुप बैठे। गैप का नाम सुना? नो सर, अभी सुन रहे हैं। सर वो कंपनी है। इलेक्ट्रिक कंपनी है सर। पोस्ट को। ये नहीं पढ़ा? नहीं सुना सर तुमने कहाँ से पढ़ा? नाम सुना? क्या नाम है? क्या नाम है? तेज बोलो। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और ये आपने कहाँ पे सुना था? So basically these are principles जो आपके अकाउंटिंग के principles है ना। कुछ principles ऐसे हैं जो कि are universal and are accepted throughout the world, जो हर कोई उसको मानता है, जिसके ऊपर सारे अकाउंटिंग बेस करती है। They are called as generally accepted accounting principles. Okay? Generally accepted accounting principles. ये तो आप लोगों ने ज्यादा की है बाकी। Generally accepted accounting principles. इसमें एक प्रिंसिपल है जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट, अच्छा, हिस्टोरिकल
प्रिंसिपल क्या कहता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट का प्रिंसिपल ये कहता है कि आप जब कोई चीज खरीदते हैं और उसको फिर रिकॉर्ड करेंगे, कोई एसेट खरीदेंगे तो उसको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? अब मैं खरीदता हूँ लेट्स से इन्वर्टर एसी, मैं इन्वर्टर एसी खरीदता हूँ, मैं चाहता हूँ कहाँ से खरीदूँ? एस कौन सी शॉप से? यूनिवर्सिटी। ओके, मैं यूनिवर्सिटी रोड जाता हूँ, वहाँ से मैं एस का एसी खरीदता हूँ। एस का एसी मुझे कितने का है आजकल इन्वर्टर? लाख के 1 लाख। ओके, लेट्स से 100,000। सो 100,000 इज फॉर वन एसी, इन्वर्टर एसी मैंने खरीद लिया। अब इसको किस तरह लेके जाऊंगा घर? इसके साथ सुजुकी के ऊपर किराया कितना देना पड़ेगा? कहाँ तक जाना है? यहाँ का 500 1000 रुपए लेके 1000। ओके, 1000 इज योर ट्रांसपोर्टेशन। Yes. आप जरा ये बताइए, ये ट्रांसपोर्टेशन जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए, ये ट्रांसपोर्टेशन और ये एसेट लिया 1 लाख का, 1000 रुपए की उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन दी। क्यों ये तो लॉस हुई? ये तो expense. ये मुझे बताएं, हाउ मेनी ऑफ यू से दैट इट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट टू मेंटेनेंस है या Fixed cost. फिक्स कॉस्ट, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो फिक्स एसेट है ना, ठीक है? अब गौर से सुने इसका प्रिंसिपल क्या है, गौर से सुने। इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि ऑल द कॉस्ट व्हिच आर इनकर्ड टू परचेज द एसेट, टू बाय द एसेट एंड टू ब्रिंग इट टू इट्स लोकेशन, यानी यहां तक लेकर आऊं आईएमएस, एंड टू ब्रिंग इट इन ऑपरेटिंग कंडीशन। अब ये जब मैं इसी इधर ले आऊं, 1000 रुपए दे दूं, इधर ले आऊं, फिर क्या करूंगा? इसी इंस्टॉलेशन कौन करेगा? कंपनी वाला। तो फिर पैसे लेंगे, वो पैसे देंगे, 25 पैसे देगा 25 इंस्टॉलेशन चार्जेस। So according to the definition, all the costs which are incurred to purchase the asset, to bring the asset, to make it in its working condition, I have incurred a total cost of 500. So I will record this asset at 103,500. ये इसकी कॉस्ट में ऐड, ठीक है? अब से इसके बाद से याद रखें, इसके बाद से याद रखें, इसको ऐसे ही समझ लेना। How many of you are enthusiasts of cars? Okay. हाँ, आप लेते हैं पुरानी सी करोड़ लेते हैं, ठीक है? 40,000 क्या बिल्कुल खत्म, खाली उसका बस बॉडी है, ठीक है? हाँ, और उसका बस नंबर है, चेसिस का नंबर है, बस मैंने इसे लिया क्योंकि उसका चेसिस का नंबर है। 40,000 का मुझे मिल गया, मैं कहता हूँ यार जबरदस्त। अब इसके ऊपर इंजन लगाऊं, तो अब क्या मैं इंजन को अलग लिखूं? इंजन कॉस्ट नहीं ना, ये उस गाड़ी की कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट है, इंजन की कॉस्ट, पेंट की कॉस्ट, सारा उसको रिकंडीशन करूंगा, सब कुछ करूंगा, ये सब कॉस्ट इसमें इंक्लूड होती है टू इट्स वर्किंग कंडीशन। जब तक वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आती, कोई मुझसे पूछेगा अच्छा ये गाड़ी यार, मैं कहता हूँ यार ये गाड़ी मुझे पड़ी है 5 लाख, तो मैं उसे ये नहीं कहता यार ये तो 40,000 है, तो असल में 40,000 की है, तो आपने बाकी ऊपर लगाएंगे कैसे? लेकिन उसकी वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए लगाएंगे ना। So according to the definition, to bring it to its working condition, the cost is 103,500. It should be recorded at 103,500. ठीक है? Got the idea? Let's come back to this securities. Securities तो मैंने खरीदी 4,000 securities at 48.98. जी, give me the figure. Give me the figure, class. Come on. You should have your calculators with you. In my class, अब से कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई है। एग्जाम में मोबाइल फोन्स विल नॉट बी अलाउड, तो अपने कैलकुलेटर्स रोज साथ लेकर आए ताकि एग्जाम में आपकी प्रैक्टिस हो। 19,592. 195,720. 920. 195,920. सर 0 आगे लिखिए। Sir, 195,920. ओके, जी Sir, 195,920. ये किसका फोन नंबर है? 1959। फोन नंबर नहीं है सर, ये उसको मैंने तो फोन नंबर इस तरह बताते होते हैं। कभी आप किसी दुकानदार के पास गए और पूछे ये मार्केट कितने का है, तो आपसे कहे सर ओनली 50125.99। इस तरह कभी किसी ने कीमत बताई क्या? नहीं, कीमत लोग किस तरह बताते हैं? 1 लाख। एग्जैक्टली। 1,95,720 rupees. हाँ, आप मैं आराम से इसको देख सकते हो। मुझे पता है कहाँ पे लगा, ठीक है? So that's the way you
actually say these figures. ठीक है? Okay, आगे चलिए. 195,920. This is that cost of the marketable security. But it further says plus a brokerage commission of 80. अब 80 रुपए का पूरा कमीशन उसे. अब एग्जाम में मैं अक्सर से करता हूँ कि मैं आपको 80 टोटल नहीं बोलता. मैं आपसे कहता हूँ and paid a commission of ₹1 per share. ₹1 per share या ₹0.5 per share. तो आपने कितने शेयर खरीदे? 4,000. तो आपने फिर कमीशन कितना दिया होगा? 0.5 के हिसाब से करो. 2,000 का. तो आप 2,000 ऐड कर देंगे. अगर मैं कहूँ 0.25 पर शेयर तो उसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन कर. ठीक है? तो हो सकता है मैं आपको फुल फिगर दे दूं 80. हो सकता है मैं आपको पर शेयर करूं. फुल फिगर दे दे. That depends. ठीक है? Okay. So now what is your cost total? 195,000. 196,000. 196,000. ठीक है? ये हो गई मेरी टोटल कॉस्ट. अब जब मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? How would I record it? Cash trade. How much? 196,000. And debit would be given to marketable securities. Marketable securities debit. ठीक. अच्छा, एग्जाम के लिए एक और बात सुनिए. एग्जाम के लिए आपकी आसानी के लिए, क्योंकि आप मुझे पता है कि बहुत खुश खत लिखते हैं, ठीक है, तो आपके लिए मैं ग्रिड सा बना दूंगा, बॉक्स सा बनाऊंगा. Yes, sir. उस बॉक्स में डेट के लिए अलग जगह बनी होगी. Yes, sir. हाँ सर, ये अच्छी बात है. ये मतलब आपने बस सिर्फ बीच में बस फिल कर. Yes, sir. आपका काम आसान है. Thank you, sir. डेबिट वाली साइड पे डेबिट लिखें, क्रेडिट वाली साइड पे क्रेडिट लिखें, दोनों अकाउंट्स लिखें. एक और काम आसान कर रहा हूं, इसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है. ठीक है? अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ना लिखें. Yes, sir. मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं होगा उसको. ठीक है? तो ना लिखें. ठीक? अगर आपने ये लिख दिया तो मुझे पता है कि आपको समझ आ गई है कि ये परचेज किया. अदरवाइज यहां पे लिखना पड़ता है परचेज marketable securities of Coca-Cola 4,000 shares of Coca-Cola at the rate 48.98 plus commission of 80. ये सारा लिखना पड़ता है. ठीक है? This is the right way to do it. ये सही तरीका है. लेकिन एग्जाम में चूंकि काम टाइम कम होगा इस वजह से, और ये लाइन पहले से लिखी तो आपको ये भी लगाने की जरूरत नहीं है. इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे आ जाए. और इस तरह का मैं इस तरह करता हूँ नॉर्मली कि एक एंट्री की नरेशन लिख देता हूँ ऊपर, परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज ब्ला 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 जो भी है, उसके लिए एक टेबल छोटा सा बनाऊँ. फिर सेकंड उसकी नरेशन लिखता हूँ तो व्हाट यू नीड टू डू, और फिर उसके लिए आप ले जगह बनाओ. जी हो गया सर. ओके. ओके. परचेज इज क्लियर. आगे जाएं. Yes, sir. Okay, so let's move on. Purchase is clear. The entry is marketable securities debit, cash trade. This is your explanation, narration. It's called narration. Okay, आगे चलें. Let's say these are shares now. शेयर्स के ऊपर आपको, या अगर बॉन्ड्स भी हो, बॉन्ड्स हमने कल डिस्कस किया था कि बॉन्ड्स के ऊपर क्या आता है? इंटरेस्ट. और शेयर्स के ऊपर क्या आता है? Profit. हाँ, बट व्हाट डू यू Dividend. डिविडेंड. तो दोनों का रिटर्न है. ठीक है? दोनों का रिटर्न है, दोनों के ऊपर रिटर्न आएगा. अगर बॉन्ड्स हो आपके क्वेश्चन में तो उसके ऊपर आएगा इंटरेस्ट, आपको बता देगा कि कितना इंटरेस्ट है. अगर शेयर्स हो आपके तो उसके ऊपर आएगा डिविडेंड, जो आपको बता. तो जब भी डिविडेंड या इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं, what is it? What is the nature? Asset. Revenue. रेवेन्यू है ना आपका. आपका रेवेन्यू है ना, इनकम है ना एक किस्म Yes. की. और इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट, डेबिट, डेबिट, Expense or revenue? रेवेन्यू. तो रेवेन्यू क्या है? क्रेडिट. यस सर. प्लीज क्लास, ये बेसिक रूल्स हैं, ये याद रखें. ये याद नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल. और देख लें, दिस इज द सेकंड कोर्स ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है? और आप सेकंड कोर्स में आए हैं और आपको ये बेसिक रूल्स याद नहीं है, सो दिस इज समथिंग वेरी बैड. आपको मैंने कहा भी था फर्स्ट क्लास में, यहाँ पे कुछ लिख के दिया था और आपसे कहा था अपने पास लिख लें. ठीक, ताकि आपको याद रहे. तावीज़ बना. ठीक है? यही इसका तरीका है. मैंने भी इसका तावीज़ बनाया था, तब मुझे याद है. तो यही तरीका है इसका, और कोई तरीका नहीं.
तावीज बनाएं या तो अपने बटुए में रखें, बरकत आएगी, या गले में या गले में लटकाएं, या रोज इसको सुबह शाम पिए, कुछ करें या आपने याद रखें। एग्जाम में अगर ले आए और पकड़े गए तो मेरा जिम्मा है। या या सर ग्रीन फूल का वॉलपेपर लगा दे सर। फूल का वॉलपेपर लगा दिए, सबसे जबरदस्त। ग्रेट। हाँ, वैसे ही औरों को और उनकी बहनों को आप देखते हैं तो इससे अच्छा अपने काम की चीजें देखिए। यस सर। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सो नाउ योर रेवेन्यू, सिंस इट्स अ रेवेन्यू, वो पैसे आएंगे ना, कैश आएगा, कैश आपके पास आएगा। सो कैश विल बी, अगर कैश आपके पास आएगा डेबिट, तो इसका मतलब ये है कि जब भी डिविडेंड की इनकम आएगी या इंटरेस्ट की इनकम आएगी क्या होगा, ठीक। सो व्हेनेवर यू गेट अ डिविडेंड और you get some interest, what will you do? Debit will be given to cash because it will be in the form of cash, या normally अगर practically देखें तो cash की फॉर्म में तो आपके अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। तो आप बैंक अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर देते हैं, लेकिन for the sake of ease let's say cash debit, okay, cash debit हो जाएगा। और अगर आपका डिविडेंड का इनकम है so you will write it as डिविडेंड इनकम या डिविडेंड रेवेन्यू, जो भी आप लिखना चाहते हैं, डिविडेंड इनकम रेवेन्यू। आपको पहले कहा था, कल भी बताया था कि इनकम इज अ टर्म व्हिच इज मोर ब्रिटिश एंड रेवेन्यू इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड बाय अमेरिकंस, ठीक है। तो आप लोग डिविडेंड रेवेन्यू, डिविडेंड इनकम जो भी लिखना चाहते हैं। अगर इसकी बदले इंटरेस्ट हुआ तो आप उसको लिखते हैं इंटरेस्ट। कुछ लोग, आपकी बुक कहती है उसको इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट कमाया, ठीक है। अगर मैं ब्रिटिश उसकी बात करूं तो वो लोग लिखेंगे इंटरेस्ट इनकम। और अगर कभी आपने इंटरेस्ट कभी देना हो तो आप उसको कहते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो आपका एक्सपेंस होता है। तो दोनों को बाइफरकेट करने के लिए ये टर्म्स हैं। इंटरेस्ट रेवेन्यू का मतलब आप कमा रहे हैं इस इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट एक्सपेंस मतलब ये इंटरेस्ट आप किसी को दे रहे हैं, ठीक है। ओके जी, इस किस्म की कोई एक चीज होगी, या ये लेट्स से आपने डिविडेंड कमाया कितने का, 0.30 पर शेयर। पेबल तो आप तब रिकॉर्ड करते हैं ना जब आपने कोई चीज पे करनी है। तो मतलब मैंने आपसे कर्जा लिया है और अब मैंने इसको पे करना है, तो मैं उसको रिकॉर्ड करता हूं इंटरेस्ट पेबल, और फिर जब उसको पे करूंगा तो फिर कैश को क्रेडिट करके इंटरेस्ट पेबल को डेबिट। ओके, नाउ ओवर हियर इट सेज 0.30 पर शेयर। अब सोचिए आपके पास कितने शेयर्स थे, 4000, ज्यादा ना खरीदे थे ना, तो 0.30 पर शेयर वुड बी 0.30 per share 4000, it would be equal to 1200, 1200, ये लीजिए 1200, 1000, ये जी क्या नहीं, कमीशन, ये तो इंटरेस्ट है, इसमें तो कमीशन कोई नहीं होता ना, ठीक है। ये तो जब आप दोबारा शेयर बेचेंगे, अपने ये शेयर्स बेचेंगे सिक्योरिटीज, तो फिर आपको दोबारा कमीशन देना पड़ेगा, क्योंकि बाइंग पे भी कमीशन है, सेलिंग पर भी कमीशन है, दोनों चीजों पर कमीशन। ओके, ये भी हो गया क्लियर, ये चीज भी क्लियर हो गई। अब जाते हैं बैलेंस शीट डेट पर क्या होगा, ठीक है। चलिए पहले सेल करते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट डेट। सेल, देखिए जब आप सेल करेंगे तो 3 सिनेरियोस हो सकते हैं। मैंने जितने का लिया उतने के बेच सर बस बेच। कुछ होता है मैं कुछ कमा लूं, आई मेक सम इनकम ऑन इट, गेन। कुछ होता है या तो मैं लॉस कर। सो 3 पॉसिबल सिचुएशंस, आइदर नो प्रॉफिट नो लॉस, you make a gain, you make a loss. If there is no profit no loss, फिर तो प्रॉफिट और लॉस है ही नहीं तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट if there is a profit, तो प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और प्रॉफिट क्या चीज होती है, इनकम, और इनकम हमेशा क्या होती है, रेवेन्यू, और रेवेन्यू हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ओके, यानी अगर प्रॉफिट किया तो वो क्रेडिट पे आ जाएगा। अब आगे आ जाए, अगर लॉस कर लूं, मैंने खरीदा 100 रुपए का और बेच दूं 95 पे, लॉस हो गया, तो लॉस की जो अमाउंट है उसको क्या रिकॉर्ड करूंगा, एज एक्सपेंस। और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। क्लियर है, ओके। अच्छा जी, अब इस सिचुएशन को देखते हैं। ओके क्लास, पे अटेंशन। अब देखते हैं कि हमने यहां पर क्या किया। नाउ इट सेज किधर गया, गुम गया। ओके, ये sold at a gain. To illustrate, assume that first of operation sells 500 shares. अब आपने खरीदे 4000 के, लेकिन आप कितने बेच रहे हैं, सिर्फ 500। ओके, 500 shares of its Coca-Cola stock on December 18 for 50.04 per share। 50 रुपए का आपने बेचा, आपने 500 शेयर बेचे, 500 शेयर at 50.04 per share less a 20 brokerage commission। मैंने कहा जब खरीदेंगे
तब भी कमीशन देंगे, जब जब बेचेंगे तब भी कमीशन देंगे। वो प्लॉट और गाड़ी वाला हिसाब है। चाहे गाड़ी खरीदें, चाहे गाड़ी बेचें, चाहे प्लॉट खरीदें, चाहे प्लॉट बेचें, कमीशन आपने देना है। एजेंट को कमीशन। तो ये आपका ब्रोकर है, इसको आपने कमीशन। ठीक, ओके। 500 शेयर बेच रहा हूँ 50 रुपए 50.04 पे, तो कितने पैसे मुझे मिलेंगे? 5,040 rupees. 25,000 20 plus वो 20 25,020 समेत कमीशन, मतलब जो कमीशन के साथ तो टोटल 40 हो जाएगा। 25,040। यस सर। ठीक है, एक मिनट। 25,040, क्या ये सारे पैसे मुझे मिलेंगे? नो सर नहीं, कमीशन तो वो काट देगा ना। हाँ सर। वो देखिए सारा काम मेरे लिए ब्रोकर कर रहा होता है। ब्रोकर उसे पैसे देगा, अपने 20 रुपए अपनी जेब में रखेगा, बाकी मेरे पैसे मुझे दे देगा। 20 रुपए चले गए बीच में से, नीचे 20 रुपए 20 रुपए बीच में से गए माइनस, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 25,000। तो मैं जो एंट्री रिकॉर्ड करूंगा, तो मैं कितनी अमाउंट की एंट्री रिकॉर्ड करूंगा? 25,020। मेरे पास तो 25,020 रुपीस आए ना, ठीक है। मेरे पास पैसे आए तो कैश क्या हुआ? मेरे पास पैसे आए तो कैश क्या हुआ? डेबिट, क्योंकि एसेट जब भी ज्यादा डेबिट हो जाता है। ओके, कैश को डेबिट कर दें 25,040 से, सॉरी 20 से, 25,020। ये तो हो गया एक चीज। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी बेची है, वो एसेट था। जब एसेट कम हो जाए, मैंने बेच दिया, कम हो गया, तो उसको क्या रिकॉर्ड करूंगा? क्रेडिट। ओके, मार्केटेबल सिक्योरिटी को क्रेडिट कर दे। क्रेडिट, अमाउंट नहीं लिखना, क्योंकि मुझे अमाउंट अभी देखता हूं कि क्या है, और क्योंकि मैंने अमाउंट भी देखना है, मैंने ये भी देखना है मैंने प्रॉफिट किया या लॉस किया, ये भी डिसाइड करना है। ये भी मैंने डिसाइड नहीं किया, अभी तो मैंने सिर्फ कैश की अमाउंट देखी। 25,000 और 20 रुपए के मैंने बेचे 500 शेयर, तो इसका मतलब एक शेयर मैंने कितने का बेचा? सर ये वैल्यू गलत है, ये 25,020 है, from the 20 minus हो जाएगा। ये 25,000 चलिए यार तुम क्या कर रहे हो? बस चुप यार। इनसे दाने से काम करो। यो वीरा वो वीरा। यार वो सो रहा। Okay, 25,020 is the amount. 20 is the commission, so that means we are receiving only 25,000 rupees, which we will write over here 25,000 rupees. Okay, 25,000 rupees we will receive. Now I need to decide whether I have made a profit or a loss in this transaction. उसके लिए जरूरी है कि मैं ये देखूं कि if I have sold it for 25,000 जो मेरे पास आए, ये नहीं देखना, ये देखना मेरे पास तो जेब में इतने पैसे आए, तो मैं इसके मुताबिक हिसाब लगाऊंगा कि मैंने प्रॉफिट किया या नुकसान किया। ओके, 25,000 कितने शेयर बेचे? 500। तो इसका मतलब ये है कि एक शेयर मैंने कितने का बेचा? 50। इसके कैलकुलेशन का तरीका क्या है कि 25,000 को आप डिवाइड कर दें by 50 and that means you sold it for rupees 50. स्टिल प्रॉफिट है सर। अच्छा, अब आते हैं इधर, आ जाइए, इधर आ जाइए। इधर जब आपने ये चीजें खरीदी, तो आपने कितने की खरीदी? 195,920, लेकिन 80 रुपीस आपने कमीशन भी दिया, तो आपको ये चीज कितने की पड़ी? 196। लेकिन कितनी थी ये? कितने शेयर से? 4,000। तो इसका मतलब एक शेयर कितने का पड़ा? 196,000 divided by 4,000 equals 49. So that means the cost to me of those shares is 49. And now you can see I've sold it for 50. So I made up 1% profit. 1%. 1%. 1 rupees profit. 1 rupee profit. Okay? 1 rupee profit. और कितने शेयर्स बेचे? 500। तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 500। और प्रॉफिट को डेबिट पे लिखूं या क्रेडिट साइड? सर क्रेडिट से। रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू है तो रेवेन्यू किस साइड पे जाता है? क्रेडिट साइड। ओके, सो दैट मींस 500 मैं यहां पे लिख दूंगा क्रेडिट साइड पे, एंड आई विल कॉल इट एज गेन ऑन सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, नाम थोड़ा बड़ा है, इसमें कोशिश कीजिएगा कि आपको उस जगह के अंदर आपको इसको जगह कर दें। ठीक है, ओके। या अगर जगह पूरा नहीं आ रहा मार्केटेबल सिक्योरिटी के बजाय इफ यू वांट टू राइट इट एज एमएस शॉर्ट फॉर्म में, ताकि उसमें पूरा आ जाए, तो ठीक है, एग्री। ओके, 500 हो गया, 500 हो गया। तो अब यहां पर मार्केटेबल सिक्योरिटी को कितना क्रेडिट करूं?
ना 25,000 डेबिट, Yes, sir. 500 ऑलरेडी क्रेडिट में आ गया है, तो फिर यहाँ पे और कितना क्रेडिट होगा? 24,500। अब इसको चेक करें, 24,500 प्लस 525 पूरा हो गया। बिल्कुल अगर एक और तरीके से देखना चाहते हैं उससे भी करते हैं। ये कितने का शेयर था? एक 49 का। कितने बेचे आपने? 500 बेचे ना, तो 49 into 500, 49 into 500 जल्दी 400 ये ठीक है। तो आप उस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, इस तरीके से करते हैं, शॉर्ट की ठीक है, जिस तरीके से भी करते हैं, लेकिन मेक श्योर कैलकुलेशन सही हो। अगर आपने ये सही लिख दिया एग्जाम में और ये गलत लिख दिया तो इसका मार्क दे दूंगा, इसका काट दूंगा। आसान, सिंपल कैलकुलेशन है एग्जाम। जितना सही करेंगे उतना सही मार्क, जितना गलत करेंगे उतना गलत। ठीक है, दिस इज व्हाट वी ऑलवेज डू सो दैट इट्स फेयर एंड स्क्वायर। जी सर, हम ब्रोकर के बगैर बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते। ब्रोकर के बगैर बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते। जब आप कर सकते हैं सर। जब आप एक्सचेंज पे काम करने लगते हैं ना, तो शुरू में आप एक अकाउंट को आपने खोलना होता है। वो अकाउंट आपका ब्रोकर आपको खोल के देता है। ठीक है, अगर ब्रोकर को पता हो ना कि आप सारा काम कर सकते हैं खुद, तो वो अकाउंट आपको दे देता है कि हाँ इसके अंदर खुद ही ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक, अगर नहीं है तो फिर वो आपके लिए कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि आप जब भी कुछ देखें, आपने कोई चीज़ खरीदनी हो, आप ब्रोकर को कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, ब्रोकर ये खरीद लो, ये बेच दो, इतने अमाउंट पे ये बेच दो, इतने अमाउंट पे ये बेच दो। ठीक, ये हो गया। अब आगे अब लेकिन अब आजकल क्या हो सकता है? आजकल ये हो सकता है कि वी हैव एप्स। ठीक है, आप डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हैं। ठीक है, बट दैट प्लेटफॉर्म वुड बी चार्जिंग यू समथिंग, सम फी। इसका मतलब ये है कि कमीशन उधर भी है। समझ आ गया? तो इसका मतलब ये है कि अगर उसको मैं हटा भी दूं और हम बहुत एडवांस कंट्री में हैं, हम एप्स के थ्रू कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, गुड, बट द ऐप वुड बी चार्जिंग मी समथिंग एंड दैट वुड बी माय कमीशन। ओके, सही है? क्लियर सो फार? Yes, sir. अब जरा एक और ट्रांजैक्शन करके देखते हैं जिसमें लॉस करें, ठीक है? देखते हैं यहाँ पे कोई और ट्रांजैक्शन है जिसमें वी मेड अ लॉस। दिस इज माय गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। नाउ लेट्स सी लॉस की ट्रांजैक्शन। ओके, लेट्स सी द ट्रांजैक्शन ऑफ लॉस। नाउ इट सेज एडिशनल 2500 शेयर्स आपने फिर बेचे। नाउ यू सोल्ड एन एडिशनल 2500 शेयर्स, और वो 2500 शेयर्स आपने कितने के बेचे? 2500 शेयर्स at 48.01। ओके, 48.01। तो आपको कितने पैसे आएंगे इसके? शेयर्स के कितने पैसे आएंगे? 1,20,000 and 25 rupees। इतना ही आ रहा है? Yes, sir. चेक कर। ओके जी, लेकिन इसके ऊपर कमीशन कितना दे रहे हैं? लेस और 25 ब्रोकरेज कमीशन, इसके ऊपर 25 रुपए कमीशन। तो आपके पास पैसे कितने आएंगे? 1,20,000। कितने आएंगे पैसे? इसका मतलब एक शेयर कितने का बिका? 120,000 डिवाइड बाय 2,500। एक शेयर कितने का बिका? 48। Yes. और एक शेयर मुझे कॉस्ट कितनी की? 49 49। So that means I made a loss of Yes. one। और टोटल कितने शेयर्स बेचे? 25 शेयर्स बेचे। Yes. So that means I made a loss of 25। Now let's record। बोर्ड क्लियर पेज बोर्ड क्लियर करो। मतलब ब्लैंक की का मतलब है वो दाव को वाला देखना, दाव को बोल दे PDF, दाव को वाइट की। So the only thing I can do is I can do it like this and then hada se koi chuchida na and I do a white over here. Okay, is it clear now? Yes, sir. Okay, so now let's record this entry. Let's record this entry of loss. Now, how much money would I get? कितना पैसा आएगा? How much cash would I get? 1,25,000. So 1,20,000 1,20,000. So cash आ रहा है ना? Debit. Cash debit. So cash debit 1,20,000. आसान हो गया। Marketable securities मैंने बेची, चली गई मुझसे. So that means it would be debited or credited? Credited. Okay. So marketable security credit and the amount is 2500. कितने शेयर्स बेचे? 25
2500, ठीक है? एक शेयर कितने का था? 1 rupee. 48. 1 का लॉस था, एक शेयर 49 का मैंने लिया है, so 49 multiply by 2500, 49 का एक शेयर, मुझे एक शेयर 49 का पड़ा ना, Yes, sir. शेयर खरीदा पर कमीशन भी दिया, तो 49 का मुझे पड़ गया, 49 का पड़ा, और अभी जब मैंने बेचा तो मैंने कितने बेचे? 2500, ओके, 49 multiply by 2500, 1,22,500. 1,22,500, Yes. कौन सी साइड शॉर्ट आ रही है? Debit डेबिट साइड, कितने अमाउंट से? 2500. 2500 यहाँ पे लिख दिया, अब ऊपर देखिए, 2500 का मेरा क्या हुआ था? लॉस हुआ था, लॉस हमेशा क्या होता है? Credit. सर डेबिट होता है, डेबिट लॉस एक्सपेंस है, इस तरह सोचिए ना, लॉस एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, ये डेबिट साइड पे लिख दिया आपने, यस सर अब यहाँ पे लिख दें लॉस on on Sale. sale of marketable securities, डेबिट, एक मार्क्स, 1 2 3 4 5 6 6 चीजें, ठीक है? तो 6 मार्क्स तो नहीं होंगे, अगर मार्क एक भी हुआ तो आपको 6 चीजें बीच में पूछ रहा हूँ, तो अगर 6 चीजें पूछ रहा हूँ तो जितनी चीजें आप सही करेंगे उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 0.1. एक चीज का आएगा पॉइंट 2.5. नहीं, 1.16. 0.25 से भी कम आएगा, 0.16 1.16 आएगा, Yes, sir. ओके, So 166. दुनिया तो ताकत सर दोनों हिसाब में रास्ता बनेगा. तो हिसाब किताब को गोड मूल की इट्स इन नेचर जिदी दुनिया तर आकडे लागले वर्षी हिसाब की वो बोडू की शांत शेरी जागे बघ हिसाब दिस इज कंफर्म बच्चेदार शे हिसाब की दा मा का हिसाब है द आरियो शे को हिसाब आप दा मन्ना एग्जैक्टली डेबिट प्रॉफिट योर साइड था और क्रेडिट पर साइड वो जिससे कार के रास्ता पर ओके क्लियर so far okay, let's move on so now let's move on to the balance sheet date कि balance sheet date पर क्या होगा balance sheet date पर हम लोगों ने कहा था कि ये काम होता है जो हमने यहाँ पर ठीक है this is investment sold at a loss this is the calculation which we have already done now let's move on to this balance sheet date and this balance sheet date treatment is called as mark to market इसका नाम क्या है mark to market ठीक है कल इसका नाम मैंने आपको नहीं बताया फिर मैंने कल रात को जब वीडियो अपलोड कर रहा था तो मैंने कहा यार ये टर्म आपको नहीं बताया ठीक है तो वो टर्म दिमाग में रखें जब भी आपको कोई कहे कि मार्क टू मार्केट एडजस्टमेंट इसका मतलब ये है कि आप वो वाली एडजस्टमेंट करें जिसमें ये देखें कि अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन है या अनरियलाइज्ड होल्डिंग लॉस जब भी आप अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन या लॉस लिखने लगे तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि दिस इज कॉल्ड एज मार्क टू मार्केट ठीक है अब इसका नाम मार्क टू मार्केट क्यों है यहां पर आपकी बैलेंस आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शेयर कितने का आपको पड़ रहा है 49 ठीक 49 का एक शेयर आपको पड़ रहा है अब अगर मैंने बैलेंस शीट बनानी है आज और मैं आज देखता हूं मार्केट के अंदर करंट मार्केट वैल्यू इस शेयर की स्टॉक एक्सचेंज में जाता हूं जाके पता करता हूं वहां पे इसकी शेयर है 55 रुपीस आपके पास कितना आ रहा है बुक्स में 49 तो आपको चाहिए कि 49 से इसको बढ़ाकर 55 कर दीजिए मार्क टू मार्केट यानी इसको मार्केट वाली प्राइस पे लीजिए इसको उठाकर मार्केट की प्राइस पे लीजिए अगर मार्केट की प्राइस 49 की बजाय 45 हो जाए तो फिर आप उसको डाउन कर देंगे कम कर देंगे एंड इट विल बी कॉल्ड एज अनरियलाइज्ड होल्डिंग लॉस ठीक है और अगर 50 पे चला गया तो 1 रुपए का अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन हमेशा क्या होता है गेन की नेचर क्या है यस एंड लॉस की डेट सर जी को सर ये दा उसी का हिस्सा सर दा वो कंफ्यूज सर वो फर्स्ट केबल से विल को सेकंड ना it's one and the same thing it's not possible to differentiate सर लॉस good करो ना wait good asset always debit जाती की डेबिट सही ना ओके और चिकमी की क्रेडिट जाती की डेबिट चिकमी की क्रेडिट liabilities
would be opposite of assets. Opposite भी है ना? Your side में assets, your side में liabilities. So liabilities when increase would be credit, when decrease would be debit. उस दो चीजों का issue. Expense, revenue. Revenue, profit is one and the same. Expense, loss is the same. Okay? Clear? Revenue, profit is the same thing. Revenue, profit, gain, all the same thing. It's all the same thing. Different words. जब तेरा कम revenue देता हो आखिर एक यूज़ कैसे स्टार्ट की मतलब दे पाने चाहिए What a revenue ना ऐड की use like think over it. Revenue ना ऐड की क्या बोलते हैं? Revenue ना जब expenses minus वो मानो क्या वो बता देगी जो profit में करेगा loss में करेगा अवल नहीं है. Firstly, secondly, this is not added to my profit. This is added to my where is it added? Equity. Owner's equity. और owner's equity का मैं side मान ली, liability side मान ली. तो मतलब कि revenue भी आवा, revenue सिर्फ बस के हमारा का कार पैकेज का liability side. Clear? Okay. So revenue or profit or gain, whatever is the word, that word का मतलब when increases are credited, when decreases are debited. No matter da yoshi, da word yoshi. It's one and the same thing. And what about the other side? Asset, expense, loss. This is all one and the same thing. So these will be debited. अब इसको याद करने का आपके लिए क्या तरीका है? तस्वीर ले कितनी बता सकते नहीं My paper right. LRPG से कोई वर्ड बनाइए जल्दी। Asset, expense, loss, debit. इससे कोई वर्ड बनाइए, इससे कोई वर्ड। ई से किसी का नाम होता है any ना। बट Okay. Any elephant Okay. Any doctor. Okay. And GPRS. GPRL. Okay. GPRS ना? GPRS. तो GPRS के बजाय GPRL कर दे. GPRL credit. अब इसको कैसे याद रखेंगे? Good Pakistan. Ali doctor. बस आप याद रखिए इसको. Just make a way to remember it. This is how you will remember things. इसी तरह पूरी जिंदगी मैंने हर चीज याद की है, हर फॉर्मूला याद किया है, अल्लाह का शुक्र है आज तक याद। और जो इसके बगैर याद किए थे वो भूल गए सर। बस इस तरह याद रखेंगे तो आसान है। ठीक है? Okay. Make a shortcut for you and remember it. This is the only. इसको Ali has a good suggestion. Screen saver इसको लगा दें या डेस्कटॉप पे आपने लगा दें मोबाइल फोन के तो जब भी खोले के सामने आएगा। मैंने क्या किया था? मैंने अपना जो मेरा बेड था उसके पीछे ये डोर था, मतलब इससे नजर आता था ये सामने। मैं इस तरह बेड था और ये सामने डोर था, तो डोर की बैक साइड पे लगा दिया था और मैं राइट साइड पे सोता हूँ, विच इज सुनना राइट साइड पे सोना चाहिए। तो मैं सोता था यूं होता था बिल्कुल सामने या दोबारा से यूं होता था सामने लगा। ये तो फिर डर लग जाता है नहीं डर नहीं लगता, इस तरह याद होता है। दैट्स हाउ यू लर्न इट। तो जितने भी फॉर्मूले थे स्टैट्स के फॉर्मूले, हैव यू स्टडीड स्टैटिस्टिक्स? नो सर, फ्यूचर में सर अभी पढ़ेंगे उसके तो इतने फॉर्मूले हैं। तर्जमा भी से मतलब है नहीं डरा नहीं रहा, बता दूं यू विल हैव टू लर्न फॉर्मूलाज। तो वो सारे मैंने लिखे होते थे, सारे फॉर्मूले सब कुछ वो बस उस दरवाजे के ऊपर लिखे होते थे, बस यूं खोलता था उसको पढ़ लेता था फिर दोबारा से पढ़ता। सो दैट्स हाउ यू रिमेंबर इट। और एक वॉलेट के अंदर रखा हुआ था, आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय बस, आई स्टिल रिमेंबर बड़े वाला बस। एट दैट टाइम यूज्ड टू हैव बड़े वाला बस, अब तो नहीं है, खत्म हो गई है। सो उसमें तो आपको पता है कि 1 घंटा तो जरूर लगता है, आप जा भी जा रहे हो तो बस खोल लेता था वो कागज, पढ़ लेता था, फिर दोबारा जेब में, फिर खोलता था, फिर जेब में। So that's how you learn. That's the only way to learn these things. Okay? Got the idea, class, so far? Good so far? Is it good so far? यस सर Okay. So now let's talk about mark to market. अब mark to market, ठीक है? Mark to market. Now what is mark to market? Mark to market ये है कि मार्केट के अंदर जो कीमत है उसके ऊपर इसको ले आओ। मार्केट के अंदर जो कीमत है उसके ऊपर इसको ले आओ। आपकी बुक्स में इसकी कीमत है 49। मार्केट के अंदर जो भी कीमत होगी वो आपने देखी, जो कीमत होगी उस पर इसको ले आएंगे, आसान। ओके? और जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा उसको बोलेंगे व्हाट विल वी कॉल इट? व्हाट विल वी कॉल इट?
हाँ, if it is a loss or if it's a profit, so what do you call it? Unrealized holding gain And अगर loss. profit हो और अगर loss हो तो loss बस unrealized holding। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेन। ये सिंपली गेन, ये आपने कमा लिया है, वो अनरियलाइज्ड है, वो आपने कमाया नहीं है। सर अगर ये ना बेचो तो इसकी प्राइस ऊपर गई होती तो वो अनरियलाइज्ड होता। हाँ, अगर ये बेचे ना होते उसकी प्राइस ऊपर गई होती, then we would have called it as unrealized holding gain। ठीक है? ओके, उसकी एंट्री करें अभी और फिर उसके बाद छुट्टी, एंट्री के बाद छुट्टी। लास्ट okay, by the way, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 students in the class. And do we expect any more students? Right now, sir, no. No, not right now. Yes, sir, we do. How many more students? Sir, 5 to 6. 5 to 6. But I would say कि a class of 15 to 20 students is the perfect class. Yes. Where I know each and every student by face, by name, by nature, each and every. Because I can actually see each and every one during the class. And I can see whether that student is picking up or not. That student is sleeping or not. And I remember the name, I remember the habits of the student, I remember the behavior of the student, which सब कुछ आता है। लेकिन अगर 40 बंदों की क्लास होगी, it's very difficult. Okay, so let's move on, class. Now let's talk about unrealized holding gain or loss. And for that, we need to go back to the book. So here is our PDF file. Okay, here is our PDF file. By the way, आज हम लोगों ने फाइल भूल गए, ठीक है? तो आज की क्लास में ये वो थी एको होगी आज की क्लास में, आपको थोड़ा सा गुजार Okay, get into class. Let's come back. Let's come back. We have 15 minutes, huh? Bas. नहीं सर, 10? नहीं सर, 10 minutes. 10 minutes अच्छा। 10 minutes हमारा दूसरा क्लास ये 5 मिनट तू मेरा क्या सूरत छोड़ दे। It's not my fault. Okay. Let's move class. 2 entries. There are only 2 entries. We have 15 minutes, so let's move. Okay. Now, assume that Foster Corporation 1000 remaining shares. देखें, अब जरा हिसाब लगाएं। हमने तो इसका कोई हिसाब ही नहीं लगाया ना, हमने कोई टी अकाउंट ही नहीं बनाया, तो कुछ हिसाब ही नहीं है। जरा टी अकाउंट बनाया ताकि हिसाब देखें कि क्या हिसाब है। हमने कहाँ से शुरू किया था? ये कॉर्पोरेशन, ये शेयर्स किस चीज के थे? कोका-कोला कंपनी। तो इसको इसका व्हाट विल बी द अकाउंट टाइप? शेयर का मार्केटेबल सिक्योरिटी। पहले मार्केटेबल सिक्योरिटी लिखेंगे एंड देन डैश, then we will call it as Coca-Cola। ठीक है? Because I will have shares of lots of companies. मेरे पास बहुत सारे शेयर हैं, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं something which we call as subsidiary ledger। ये पता है? ये आइसक्रीम होती है बहुत मजे की, ठीक है? Okay, subsidiary ledger। ये फिर कभी सिखा दूंगा, आज नहीं सिखाता, आज इसको subsidiary ledger। But keep it in your mind that this is something which we use in such situations. For example, we don't have one marketable security. We don't have one car. We have many cars in organizations, है ना? तो फिर आप वहाँ पे जब लिखते हैं कार एसेट के अंदर जब लिखेंगे, तो उसके अंदर तो इतनी ज़्यादा कार्स हैं, तो फिर subsidiary ledger बनेगी सबका अलग-अलग। कार Corolla model 98, chassis number this, whatever. Then the next one. Trucks, machines, furniture. You have lots of furniture. Furniture के लिए अलग नहीं कर सकते, इस तरह कर सकते हैं। टेबल अलग, चेयर्स अलग, रोस्ट्रम अलग, व्हाइट बोर्ड्स अलग, ये कैबिनेट्स अलग, इस तरह कर सकते हैं। ठीक है? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, बल्ब अलग, पंखे अलग, so and you can do that in subsidiary ledgers only. उसके बगैर ये नहीं हो सकता। समझ आ गई सब्सिडी। ओके, अब आ जाओ। आपने स्टार्ट जब किया, कितने शेयर्स लिए? 4000। अमाउंट कितनी थी उसमें? 196। 49 पर शेयर था, 196। अब अगर यहाँ पर मैं इसको यूं करके एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स बना दूं, तो मेरे लिए आसानी होगी। सो 49 का ये मेरे पास आया था। बाय द वे हम लिखते नहीं होते, लेकिन लेट्स से अपनी क्या किसी के लिए सर टी टेबल बनाना होगा पेपर में सर, आई टी काउंट्स, हाँ आपको पोस्टिंग्स करनी पड़ेगी,
ठीक है, इतनी डिटेल्ड मत कीजिएगा, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूं, सिर्फ अमाउंट्स लिख दीजिए, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स में। ओके, सो 196,000 और ये हमने कैश में दिया था तो कैश में। फिर हमने बेचे कितने? 500 500 बेचे, 500 यहाँ पर चले गए, ठीक है, 500 यहाँ पर चले गए तो कितने अमाउंट के बेचे मैंने? 25,000 50 के तो बेचे, लेकिन जब यहाँ से 1,20,000 लेकिन देखें जब ये चीजें मैंने खरीदी 49, तो जब मैं इसको दोबारा इस अकाउंट से निकालूंगा तो फिर अगर मैंने 50 के हिसाब से निकाल दी तो फिर तो बैलेंस खराब हो जाएगा ना, सर बैलेंस 84 हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी खराब हो जाएगा। अगर मैं 50 रुपए की यहाँ से 500 शेयर्स निकाल दूं तो अमाउंट तो ज्यादा चली जाएगी, फिर तो ये 4000 शेयर्स पूरे नहीं होंगे, यहाँ फिर तो यहाँ पे कम हो जाएंगे। तो इस वजह से जब मैं यहाँ से शेयर्स हटाऊंगा ना तो वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड है तो उसको कॉस्ट से ही निकालूं, ठीक है। तो कॉस्ट अगर 500 शेयर्स की कॉस्ट 49 के हिसाब से कितनी थी? 24,500. So you will write on the credit side 24,000, ठीक है, you will write 24,500 ये लीजिए कैश। ओके, ये भी हो गया। अब आ जाए यहाँ पर, मैंने फिर दोबारा शेयर्स बेचे, फिर कितने शेयर्स बेचे? 2500। ओके, और इस बार जो शेयर्स बेचे उसकी अमाउंट कितनी बन रही थी? 2500 मल्टीप्लाई बाय 49, 122,500। लेकिन अब मसला ये है कि इसमें दो चीजें यहाँ पर आ गई, दो चीजें, यानी डेबिट्स में दो चीजें, एक 120 का, एक 25 का। तो मैं यहाँ पर दो चीजों को लिखूंगा, इसको पहले लिखूंगा 120 के हिसाब से, ठीक, इसको यहाँ पे लिखूंगा कैश, और फिर जो मैंने लॉस किया 2500 और ये गया लॉस वाली, लॉस ऑन सेल। दोबारा देखिए, अगर दोबारा प्रोसेस अगर एक डेबिट और एक क्रेडिट हो, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, फिर तो आसान काम है। देन इट्स वेरी सिंपल, व्हाट यू नीड टू डू, दिस इज द अकाउंट, दीस आर द टू अकाउंट्स, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये 150 से डेबिट हो रहा है, ये 150 से क्रेडिट हो रहा है, लिख दिया, आसान आसान। ओके, आगे चलिए, फिर एक और एंट्री होती है, फिर वो सिर्फ दो अकाउंट्स हैं, ये 150 से क्रेडिट हो रहा है, ये 150, ये सॉरी, ये 100 से क्रेडिट हो रहा है, ये 100 से डेबिट हो रहा है, फिर भी आसान। लेकिन जब एक अकाउंट एक डेबिट हो रहा हो और क्रेडिट साइड पे दो आ रहे हैं, तो फिर तो आपको उसको वहां पे दो लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स से दिस अकाउंट गेट्स डेबिटेड, ये डेबिट हो रहा है 200 से, लेकिन दो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, एक ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और एक और अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, दोनों 100 रुपए से क्रेडिट हो रहे हैं। तो फिर आप इधर 100 और 100 इस तरह लिखेंगे ना, तो फिर यहां पे अगर आपने 200 एक साथ लिख दिया तो कैसे पता चलेगा कि ये 200 सारे किस अकाउंट में कितने पैसे, नहीं पता चलेगा। तो 100 और 100 यहां पे इस अकाउंट का रेफरेंस देंगे, यहां पे इस अकाउंट का, ठीक। हां, ये पिछले से रसीद है, ठीक, गॉट द आइडिया क्लास? यस सर, क्लियर हो रहा है? यस सर, वो सर जिस चीज का मतलब तो आप स्टार्ट करें, जिस चीज का मतलब ये था वो आप स्टार्ट कर लीजिए। ओके, अच्छा, अब आ जाए वापस। अब 2500 भी चले गए, 500 भी चले गए, और टोटल कितने थे? 4,000, तो कितने बच गए? 1000, ठीक है, 1000 शेयर बच गए मेरे पास। यानी अब अगर मैं कभी बेचूं तो 1000 बेच सकता हूं, ज्यादा नहीं बेच सकता। एक बात, अगर मार्क टू मार्केट भी करूं तो 1000 करूंगा, बाकी तो गए मुझसे, बाकी शेयर्स तो मेरे पास नहीं। अब आ जाए मार्क टू मार्केट पे। 1000 remaining shares of Coca-Cola capital stock have a current market value of 47,000 on December 31st. 1000 shares at a market price of 47. So the market price has dropped 47. आपके पास बुक्स में कितने में लिखी हुई है? 49. तो फिर आपको क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? Unrealized holding loss. ओके, रिकॉर्ड करें। ओके जी, हमने क्या कहा था कि अनरियलाइज्ड होल्डिंग लॉस, लॉस है ना, अभी यहाँ पे वो टेबल की देखिए, लॉस क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? लॉस एक किस्म का एक्सपेंस है ना, ठीक है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट है। सो लॉस को एक्सपेंस कर दे, अनरियलाइज्ड होल्डिंग लॉस, ठीक है, अनरियलाइज्ड होल्डिंग लॉस, और किस चीज के ऊपर हो रहा है? ऑन इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो रहा है आपकी, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो रहा है, आप देखें ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटी या ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, और कितना लॉस आप कर रहे हैं, 2 रुपए का। 49 पे है, आपको इसको नीचे करके किस प्राइस पे लेके जाना है, 47 पर, तो कितना लॉस रिकॉर्ड करना है, 2 रुपए। और टोटल शेयर्स आपके पास कितने पड़े हैं, कितने शेयर्स पड़ेगा, 1000 पड़ेंगे। सो 2 into 1000 equals 2000, ये हो गया। अब इस पे आ जाओ, अब यहां पर इस अकाउंट कितने पैसे पड़ेंगे, 196 शुरू में थे, 196,000, Yes, sir. 196,000 माइनस 24,500 एक बार माइनस हुआ, 120,000 एक बार माइनस हुआ, 2500 एक बार माइनस हुआ, तो इस अकाउंट में कितने पैसे पड़ेंगे, इस अकाउंट में कितने पैसे पड़ेंगे, क्या करें, इस अकाउंट में कितने पैसे पड़ेंगे, इसका बैलेंस कितना है, इन टेक्निकल वर्ड्स इसका बैलेंस कितना है, इस अकाउंट का बैलेंस कितना है जी क्लास, क्विकली कितना, 48,500 इसमें पड़ा हुआ है बैलेंस। ओके, अब 2000 इसमें से फर्दर आपने क्या करना है, कम करना है, लेस करना है ना, कीमत इसकी गिर गई है तो लेस करना है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी को यहां पर 46,500. लेस करना है ना। Yes, मार्केटेबल सिक्योरिटी एसेट है, एसेट को जब भी कम करना होता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ये डेबिट था इसको क्रेडिट कर दें 2000 से, इसको 2000 से और कम कर दें। अब आपका अकाउंट का बैलेंस कितना बच गया, कितना बच गया, 46,500। जरा इसको डिवाइड बाय 1000 करें, कितने का हो गया, 46.5. ये तो पहला है, होना कितना चाहिए, 47 होना चाहिए ना, तो फिर क्या रख दीजिए, 46.5. सर कौन सी वैल्यूज थी, 196,000 एक थी, जी ओके, Sir, ये 46,500. 24,500 एक थी, 24,500 122,500 एक थी, 122,500 49,000, तो आपने सर ठीक है, 51 या तो 49 आता था, 49 माइनस 2 -2000 47 आपने रख दी थी मास कैलकुलेशन। देखें हर चीज को अकाउंट्स में चेक करने का, क्रॉस चेक करने का तरीका है, आपको समझ आ जाएगी उधर ही कि आपने गलत किया कि सही किया। जिस तरह भी मैंने चेक किया, मैंने कहा जरा चेक करें ये सही हुआ है कि पता चल गया कि ये बात, ठीक है। ये अमाउंट हमने सही की है, इसने प्लस माइनस में हमने मसला किया हुआ था, 2000 हमने यहां पे लिख दिया, और यहां पे हम कर देंगे अनरियलाइज्ड होल्डिंग लॉस। क्लियर है क्लास, यस सर, थैंक यू सर। क्लियर, Yes. okay, so that's almost all for today. We are still left with 5 minutes. आप लोग आज इंशाल्लाह एक असाइनमेंट मिलेगी मार्केटेबल सिक्योरिटीज के ऊपर। We are done with marketable securities. Again, हाँ, असाइनमेंट इज अ routine thing in our class. जिस तरह रोज खाना खाते हैं उस तरह रोज सर वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं ना सर, ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, इसका भी तरीका है, ज्यादा क्वेश्चन आपको कभी लग रहा है ज्यादा क्वेश्चन है, जस्ट इन्फॉर्म कि सर आप तो बहुत सर ये पीछे जोश में थे, आपने क्वेश्चन ज्यादा दे दिए, ठीक है। मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ, बहुत खुश हो रहा हूँ, तो फिर आप मुझे कहेंगे सर क्वेश्चन ज्यादा है, थोड़ा गुजारा करें, तो फिर मैं ये करूंगा कि मैं आपसे उधर लिख दूंगा कि हाफ एन हाफ। ऑड नंबर स्टूडेंट्स, ऑड नंबर क्वेश्चंस करें, सर ये और आपने नंबर याद नहीं किया है, याद कर लें, लिस्ट आपके पास है, पिक्चर ले लें। Sir, इसका sir, in attempt like 2 years. जी One, two, three, नहीं, फिर उसमें फिर आप क्या करेंगे, उसमें व्हाट्स योर नेम, इक्तिदार। इक्तिदार उसमें मसला ये होता है कि आपको शुरू वाले क्वेश्चंस कर लेंगे जो आसान होंगे, और जो आखिर वाले क्वेश्चंस है वो आप छोड़ देंगे, आखिर वाले क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल होंगे। मैं ये चाहता हूँ कोई क्वेश्चन मिस ना हो। ये सारे ऑड नंबर स्टूडेंट्स हैं। हाँ चलिए कर दें, इसको बंद कर दें, मैं आपको एक मिनट सर आप जब असाइनमेंट